हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को रिवाइज करेंगे और स्पेशली रिप्रोडक्टिव हेल्थ में दो टॉपिक पर फोकस है, कॉन्ट्रासेप्शन एंड इनफर्टिलिटी। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। 2019 का एक क्वेश्चन है, कॉन्ट्रासेप्शन से है ये क्वेश्चन, आपके सामने है ये। Which of the following contraceptive methods involve a role of hormones? निम्नलिखित दिए गए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में से कौन सा है जिसमें हार्मोन्स का रोल है या जिसमें हार्मोन इन्वॉल्व होता है? तो ऑप्शन वाइज बेटा सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन है ए का, पहला ऑप्शन है पिल्स। तो पिल्स की बात करें तो पिल्स हार्मोन बेस्ड है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन और याद आ रहा है हमें कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स किन केमिकल्स की बनी हुई हैं, किन हार्मोन्स की बनी हुई हैं, कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं। यहीं से पता चल रहा है कि हार्मोन इन्वॉल्व है इसमें, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पिल्स का जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, दे आर आइदर प्रोजेस्टेरॉन पिल्स, या तो प्रोजेस्टेरॉन और मिक्सचर ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की मिक्सचर। हम लोगों ने पिल्स लेने का तरीका भी पढ़ा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट फेज से, जिसको कि हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, ब्लीडिंग फेज बोलते हैं, वहां से इसको लेना स्टार्ट करते हैं हम लोग और 21 डेज तक, 21 दिन तक लेते हैं। और 21 दिन लेने के बाद 7 दिन का गैप देकर के फिर इसको हम लोग लेना शुरू करते हैं। इसकी कार्य प्रणाली देखें, कार्य पद्धति देखें, काम कैसे करती हैं पिल्स। तो अगर कोई फीमेल पिल्स ले रही होगी तो उसके ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होगा। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बेटा हाई होगा तो इस हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल का ब्लड जब सर्कुलेट होकर के हाइपोथैलेमस के पास पहुंचेगा तो हाइपोथैलेमस ये जज करेगा कि कंसीवनेस है, लेडी प्रेग्नेंट है या कंसीव्ड है। तो हाइपोथैलेमस से निकलने वाला जीएनआरएच सप्रेस हो जाएगा। आप जानते हैं जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जीएनआरएच जब सप्रेस हो जाएगा तो जीएनआरएच काम करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है गोनाडोट्रोपिन निकालने के लिए। कौन से दो गोनाडोट्रोपिन हम लोगों ने पढ़े हैं, ये भी याद है आपको, एफएसएच और एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच एलएच जब सप्रेस हो जाएगा तो इसके पहले के लेक्चर में गैमेटोजेनेसिस में हमने एक बात बताई थी आपको कि फॉलिकुलर डेवलपमेंट की प्रक्रिया को एफएसएच एलएच दोनों मिलकर प्रोसीड करते हैं। तो बेटा जब एफएसएच और एलएच सप्रेस हो जाएगा तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं चलेगा। जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं चलेगा तो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल से मैच्योर या ग्रेफियन फॉलिकल नहीं बनेगी। और जब मैच्योर या ग्रेफियन फॉलिकल नहीं बनेगी तो हम लोग जानते हैं कि मैच्योर या ग्रेफियन फॉलिकल में के रप्चर होने से ओवुलेशन होता था और सेकेंडरी oocyte रिलीज होती थी। ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन इनहिबिट हो जाएगा। ये कार्य प्रणाली है पिल्स की। पिल्स का सबसे प्रमुख काम होता है ओवुलेशन को इनहिबिट करना, और पिल्स का जो फंक्शन है वो हार्मोन बेस्ड है। तो इस ए वाले ऑप्शन में पिल्स तो सही। दूसरा है इसमें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। तो बेटा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर हम लोग प्रोजेस्टोजेंस या इनके कॉम्बिनेशंस लेते हैं। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल क्वाइटस के 72 आवर्स के अंदर, एनसीईआरटी में आपने पढ़ा है कि हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर प्रोजेस्टोजेंस या इनके कॉम्बिनेशंस को लेते हैं। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी हार्मोन बेस्ड है। अब इसमें लिखा है बैरियर मेथड। बैरियर में हम हार्मोन्स यूज नहीं करते। बैरियर मेथड की बात करें, अगर हम बैरियर्स की बात करें
तो बैरियर का जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो बेसिक कंसेप्ट है, जो मूल सिद्धांत है, वो है बैरियर्स आर प्रिवेंटिंग द मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। बैरियर्स मेल और फीमेल गैमीट की फिजिकल मीटिंग को रोकते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं। और बैरियर्स 3 प्रकार के हमने पढ़े हैं। एक तो कंडोम पढ़ा इसमें हम लोगों ने, दूसरा वाल्ट्स पढ़ा है, सर्वाइकल कैप पढ़ी है, एक और पढ़ा है, बल्कि एनसीईआरटी में 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, डायाफ्राम पढ़ा। और ये सब फिजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं, इनमें कहीं हम हार्मोन्स का यूज नहीं करते, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी पर अगर हम आए तो ऑप्शन बी में इन्होंने दिया है लैक्टेशनल एमिनोरिया। बड़ा प्यारा टर्म है, बहुत ही बेहतरीन टर्म है, हमने पढ़ाया भी आपको। लैक्टेशनल एमिनोरिया, लैक्टेशन क्या है? स्तनपान कराना, दूध पिलाना। क्यों भाई? मिल्क जो है मेमोरी ग्लैंड से निकलता है फीमेल में और वो अपने बच्चे को नरिश करती है उससे। लेकिन मिल्क के सिंथेसिस और सिक्रीशन के लिए बेटा एक हार्मोन इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन। लैक्टेशनल एमिनोरिया टर्म को अगर हम डिफाइन करें तो लैक्टेशन का मतलब आपको मालूम है, और एमिनोरिया का क्या मतलब है ये एक्सप्लेन करते हैं। ए मींस एब्सेंट और मिनोरिया मींस एमसी, एब्सेंस ऑफ एमसी ड्यू टू लैक्टेशन। तो ये अगर किसी फीमेल में डिलीवरी फाइनल हुई है और वो फीमेल अपने बच्चे को इंटेंस लैक्टेशन कराती है, केवल लैक्टेशन से काम नहीं चले, इंटेंस लैक्टेशन कराती है, मतलब दिन में 10 से 12 बार उसको दूध पिलाती है अगर, तो ऐसी फीमेल के ब्लड में प्रोलैक्टिन की मात्रा ज्यादा होगी, बिकॉज प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क। और अगर फीमेल के ब्लड में प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ होता है तो हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच सप्रेस हो जाता है, और अगर हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच सप्रेस हो जाएगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन का सप्रेशन हो जाएगा, एफएसएच-एलएच का निकलना सप्रेस हो जाएगा, एफएसएच-एलएच का निकलना सप्रेस हो जाएगा तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट इम्प्रॉपर हो जाएगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा, और फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा तो डेट नहीं आएगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, लिहाजा लैक्टेशनल एमिनोरिया में भी हार्मोन का रोल है और ये इफेक्टिव होता है अप टू 6 मंथ, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई फीमेल इंटेंस लैक्टेशन करा रही है अपने बच्चे को तो 6 महीने तक उसमें डेट नहीं आती, एमसी नहीं होता। इसका मतलब लैक्टेशनल एमिनोरिया बेस्ड है हार्मोन पर। लैक्टेशनल एमिनोरिया के बाद इन्होंने दिया पिल्स, वो मैं एक्सप्लेन कर चुका, ये भी लैक्टेशनल एमिनोरिया हार्मोन बेस्ड है, पिल्स हार्मोन बेस्ड है, और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हार्मोन बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा हो जाएगा बी। सी और डी ऑप्शन अगर हम देखें, इसका तीसरा और चौथा ऑप्शन अगर देखें तो इसमें बैरियर मेथड लिखा हुआ है जो हार्मोन बेस्ड नहीं है, और डी में अगर हम देखें तो कॉपर टी लिखा हुआ है। एक बड़ी सुंदर बात यहां से हमको याद आ रही है, कॉपर टी भी हार्मोन बेस्ड नहीं है। मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन याद आ रहा है, कॉपर टी इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो आईयूडीज हैं, जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज हैं, आईयूडीज की बात करें अगर हम, तो जो आईयूडीज हैं वो 3 प्रकार की। आईयूडीज बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे गए, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज हैं, आईयूडीज हैं, इसके बारे में 5 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने हैं, पूछे गए हमसे, और मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक तो इसको बेटा बोलते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। तो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस 3 प्रकार की हैं। पहली है नॉन मेडिकेटेड,
और नॉन मेडिकेटेड का एग्जाम्पल है लिपेज लूप। लिपेज लूप एक इंट्रायूटेराइन डिवाइस है जो नॉन मेडिकेटेड का एग्जाम्पल है। दूसरा है बेटा कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज जो है ये कॉपर आयन रिलीज करती हैं, और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा गया है कि कॉपर रिलीजिंग आयोडीज से रिलीज होने वाले कॉपर क्या करते हैं। तो पहले तो हम एग्जांपल बताते हैं आपको। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज का एग्जांपल है बेटा कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। मल्टीलोड 375। तो कॉपर टी का काम क्या है? तो कॉपर टी से रिलीज होने वाले कॉपर स्पर्म की मोटेलिटी को सप्रेस करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेटा हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन में पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन ओनली टेक्स प्लेस व्हेन स्पर्म एंड ओवम रीचेज साइमल्टेनियसली एट एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। तो कॉपर टी से रिलीज होने वाला कॉपर स्पर्म की मोटेलिटी को सप्रेस करके उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को इनहिबिट करता है। तो कॉपर टी बेटा हार्मोन बेस्ड नहीं है। यहां से एक सवाल और पूछा गया, यहां से 3 सवाल हम आपको बता रहे हैं, और 2 सवाल हमने आपको बताया, 3 सवाल और बता रहे हैं। कहते हैं कि इंडिया में कौन सा मेथड मैक्सिमम यूज किया जाता है? दैट इज आईयूडीज। आईयूडीज इंडिया में सर्वाधिक यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन और उन्होंने यहां से पूछा है कि which one of the following is the example of हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। देखिए यहां कॉपर टी के जगह पर अगर हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज का एग्जांपल दे दिया गया होता तो वो ऑप्शन फिर सही होता। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज को ही कुछ टीचर्स या कुछ किताबें मेडिकेटेड आयोडीज बोलती हैं। हम बेटा हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज की बात करें तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज के 2 एग्जाम्पल हमारे यहां दिए गए एनसीईआरटी में, और ये दोनों पूछे गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला एग्जाम्पल है बेटा प्रोजेस्टासर्ट। इसको तो आप नाम से ही पकड़ लेते हैं, प्रोजेस्टासर्ट को आप नाम से पकड़ लेते हैं कि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज है। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा इसका LNG-20। और जिपमर में LNG-20 का उन्होंने इस एब्रिविएशन का पूरा नाम पूछा है, लीबोनार्जेस्ट्रेल। एंड ये जो 20 लिखा है ये इसका डोज है, ये 20 मिलीग्राम, तो इसको बोलते हैं लीबोनार्जेस्ट्रेल, और ये है बेटा 20 मिलीग्राम। तो अगर 4th ऑप्शन में कॉपर टी की जगह पर हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज का एग्जांपल दिया गया होता तो 4th ऑप्शन हो सकता था। हेंस इन दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज बी। सेकंड वाला ऑप्शन बेटा सही है। लैक्टेशनल एमिनोरिया भी हार्मोन बेस्ड है, पिल्स भी हार्मोन बेस्ड हैं, और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में तो हम प्रोजेस्टोजेंस और उसका कॉम्बिनेशन लेते ही हैं, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन के 72 आवर्स के अंदर हम लोग इसको लेते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नीट 2018 का है। अच्छा, इसके पहले जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आपसे, इसमें नीट 2019 का एक क्वेश्चन कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आईयूडीज आर हार्मोन रिलीजिंग, इसमें दोनों एग्जांपल आपके दिए हुए प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। और 2008 का एक क्वेश्चन इसमें कवर हुआ, उसमें एक ही एग्जांपल दिया हुआ था। 2015 का एक क्वेश्चन कवर हुआ, कॉपर टी के बारे में उन्होंने पूछ रखा था। एक क्वेश्चन और यहां पर हमने उठाया, जानबूझकर इसको उठाया, उसका रीजन ये है कि एनसीईआरटी में से निकाल नहीं पाएंगे आप इस सवाल को, तो हमने सोचा इसे एक्सप्लेन किया जाए। और 2018 का क्वेश्चन और एक ही क्वेश्चन आपके यहां पूछा गया था 2018 में नीट में। क्वेश्चन आपके सामने है, द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं बेटा। यहां से 2 क्वेश्चन हमें और बताने हैं आपको सहेली पर। क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने पूछा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर ऑफ नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन। निम्नलिखित में से कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जो नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन की है,
जिसमें मतलब स्टीरॉयडल नहीं है। जो देखिए, चूंकि माला डी है वो स्टीरॉयडल है, ओवरऑल यल है वो स्टीरॉयडल है, क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है। हमने आपको बताया था कि ऑल सेक्स हार्मोन्स आर स्टीरॉयडल इन नेचर। बेटा सहेली नॉन स्टीरॉयडल है। एक बात और, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करते समय हमने आपको बताया था कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को हम मेंस्ट्रुएशन से लेना शुरू करते हैं, 21 दिन तक लेते हैं, 7 दिन का गैप देते हैं और फिर 21 दिन तक लेते हैं। लेकिन सहेली के साथ ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन उन्होंने और पूछ रखा है कि सहेली कहां बनी, कहां के वैज्ञानिकों ने इसको बनाया। तो एनसीईआरटी में आपने पढ़ा है लखनऊ में। लखनऊ में एक ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट वहां पे बनी, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। एक बात और बताई थी अभी मैंने आपको कि जब भी कोई आप ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करते हैं जो स्टीरॉयडल प्रिपरेशन की, जिसमें हार्मोन्स है, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन है, जिसमें एस्ट्रोजन है, तो हाइपोथैलेमस से GnRH निकलना सप्रेस होता है। और जब GnRH सप्रेस होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन निकलना सप्रेस हो जाएगा। 2 गोनाडोट्रोपिन हम लोगों ने बेटा पढ़े थे, FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और जब FSH और LH सप्रेस हो जाएगा तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट की प्रक्रिया इनहिबिट होगी, ओवुलेशन नहीं होगा। यानी माला डी ली आपने, ओवेरॉल एल ली आपने, फैमिलियान ली आपने, तो ओवुलेशन नहीं होगा। बट व्हाट अबाउट सहेली? पहली बात तो सहेली वंस ए वीक पिल है, सप्ताह में 1 दिन लेते हैं। माला डी जैसे नहीं, डेली पिल नहीं है, ओवरऑल यल की तरह नहीं है, वो डेली पिल नहीं है। सहेली वंस ए वीक पिल है। यह भी क्वेश्चन आपसे मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो जब स्टीरॉयडल प्रिपरेशन की पिल्स लेते हैं आप तो ओवुलेशन रुकता है। लेकिन सहेली क्या करती है? सहेली पहले ऑप्शन में देखिए क्या करती है। पहला ही ऑप्शन इसका सही है, लिख रही है कि यूट्रस में पाए जाने वाले उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है जिस पर एस्ट्रोजन रिसीव होता है। और अगर यूट्रस में जो रिसेप्टर्स एस्ट्रोजन को रिसीव करते हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे तो इंप्लांटेशन की प्रक्रिया को रोकती है, ओवुलेशन को नहीं रोकती। तो बेटा ऑप्शन ए लिखा है कि ब्लॉक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग्स फ्रॉम गेटिंग इंप्लांटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इंप्लांटेशन की प्रक्रिया को रोकती। लेकिन अगर हम कोई दूसरी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं स्टीरॉयडल वाली, तो उसका प्राइमरी फंक्शन होता है ओवुलेशन। इन्होंने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी है। सेकंड ऑप्शन में इन्होंने लिखा है कि इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। नहीं, पहली बात तो एस्ट्रोजन है ही नहीं वो। अगर एस्ट्रोजन होती तो स्टीरॉयडल होती, और सहेली इज नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन एंड प्रिवेंट्स ओवुलेशन इन फीमेल। ये दूसरी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए सही हो सकता है। करें इज एन IUD, गलत बात है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस नहीं है सहेली। इसको हम यूट्रस में नहीं रखते, यूट्रस में रखते हैं माइफेप्रिस्टान को, माइसोप्रास्ट के कॉम्बिनेशन को, वो भी एस्ट्रोजन है। आई पिल के नाम से, अनवांटेड 72 के नाम से आती हैं ये टैबलेट्स। और करें इज ए पोस्ट क्वाइटल कंट्रासेप्टिव, ये बात भी गलत है। पोस्ट क्वाइटल कंट्रासेप्टिव मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद यूज किया जाने वाला कंट्रासेप्टिव, वो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स के तौर पर, हमने पहले क्वेश्चन में भी बताया आपको, प्रोजेस्टोजेंस को हम यूज करते हैं। हेंस इन दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। याद रखिएगा इसको। एक्सप्लेन क्यों किया बेटा इसे? क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया और नीट 2018 का सवाल है। तो सहेली CDRI लखनऊ याद रखना है, वंस ए वीक पिल याद रखना है, नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन है ये याद रखना है। और कार्य पद्धति की बात करें, कार्य प्रणाली की बात करें, एक तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें इसके, तो करती क्या है कि यूट्रस में पाए जाने वाले रिसेप्टर्स को जो एस्ट्रोजन के लिए उनको ब्लॉक करके इंप्लांटेशन को रोकती है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये नीट 2008 का क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन में है द टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या? तो पहले पढ़ाते हैं फिर ऑप्शन देखते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है बेटा? इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण हैं और कई बार मेल और फीमेल में कोई कमी नहीं होती,
फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे होते, कुछ अननोन कारणों की वजह से कंसीवनेस नहीं हो पा रही है, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो इनफर्टिलिटी की इस असुविधा को दूर करने के लिए हम लोग कुछ स्पेशल टेक्निक का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ART। हम लोगों से ART का एब्रिविएशन का भी फुल फॉर्म पूछा गया है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसको बोलते हैं हम लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART। और क्या क्या कमियां हो सकती हैं मैं बता रहा हूं, तो उसमें मैं टेस्ट ट्यूब बेबी को भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। बेटा किसी फीमेल में, कोई फीमेल है, इसमें सब कुछ ठीक है, इसका यूट्रस भी ठीक है, कंसीवनेस को होल्ड कर सकती है, प्रॉपर ओवुलेशन भी हो रहा है, सारी चीजें एकदम सही हैं, बस पता नहीं कौन सी कमी है कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल नहीं हो पा रहा है। यानी इस फीमेल में कमी क्या है भाई? इस फीमेल में कमी ये है, मतलब ओवुलेशन टेक्स प्लेस, इसमें ओवुलेशन हो रहा है, प्रॉपर डेट आती है, प्रॉपर ओवुलेशन होता है, ओवम बनता है। दूसरी बात, इसका यूट्रस भी बिल्कुल ठीक ठाक है, इट कैन होल्ड प्रेगनेंसी, इसका यूट्रस भी ठीक ठाक है, ये प्रेगनेंसी को होल्ड कर सकती है, बस पता नहीं कौन सी कमी है कि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, ये चीज नहीं हो रही। तो इसकी कमी को कैसे दूर किया जाए? तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो ये फर्टिलाइजेशन हम लोग एक्सटर्नल कर लें, इन विट्रो कर लें, इन वाइवो की जगह। तो इस फीमेल से इसको हम लोग डोनर की तरह यूज करें, इसका ओबम ले लें और इसके हस्बैंड या डोनर से हम लोग स्पर्म ले लें और हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा दें, शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन करा दें टेस्ट ट्यूब में। और आपने एनसीईआरटी पढ़ा है, उसमें लिखा है कि यहां पर हम साइमुलेटेड कंडीशन जनरेट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइमुलेटेड कंडीशन? साइमुलेटेड कंडीशन का मतलब क्या है? इवोल्यूशन में एक बात है, स्टैनले मिलर के प्रयोग में, उसको स्टैनले मिलर साहब के प्रयोग को हम लोग बोलते हैं साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट। और बेटा साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं इसको? हिंदी बताएं तो और बेहतर समझ में आएगा। इसको बोलते हैं संरूपण प्रयोग, यानी ठीक उसी तरह की दशाएं क्रिएट की जाएं आर्टिफिशियली जिस तरह की दशा नेचर में पाई जाती है, इसलिए संरूपण प्रयोग कहते हैं। साइमुलेटेड कंडीशन का मतलब हुआ कि टेस्ट ट्यूब में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम वही कंडीशन क्रिएट करें जो कंडीशन एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पर होती है फर्टिलाइजेशन के समय। वही टेम्परेचर रखना है, वही पीएच रखना है, वही विस्कोसिटी रखनी है फ्लूइड की, और ऐसी प्रक्रिया को बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ही कॉमनली कहलाता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ये फर्टिलाइजेशन जब सक्सेस हो जाएगा तो बनेगा जाइगोट। अब जब जाइगोट बनेगा बेटा, तो इस जाइगोट में क्लीवेज होगा, 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, है ना, 4 से 8 और 8 से 16, ऐसे बनता जाएगा। जाइगोट में क्लीवेज होगा और ब्लास्टोमियर्स की संख्या उसमें बढ़ती जाएगी। अब क्या करते हैं? अब इसको इस लेडी में जिसमें कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था ट्रांसफर कर देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफर, ET। ET एब्रिविएशन का पूरा नाम होगा बेटा एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, और एम्ब्रियो ट्रांसफर का तरीका तो है,
आप जाइगोट उठा लें या जाइगोट लें आप या एम्ब्रियो लें आप, ऐसा जिसमें लेस देन आर इक्वल टू 8 ब्लास्टोमियर्स हो, 8 सेल हो या 8 सेल से कम हो। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेटा हमने आपको एक बात पढ़ाई थी कि जैसे मान लीजिए ये यूट्रस है, तो फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पर। यह बात हम लोगों को पता है कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। यहां पर एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन होता है, धीरे धीरे इसमें डिवीजन होता जाएगा और जाइगोट उतरता जाएगा यूट्रस के पास। तो अप टू 8 ब्लास्टोमियर 8 सेल्स स्टेज तक यह फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है, लेकिन मोर देन 8 सेल होते होते यह यूट्रस में उतर आता है। तो अब हमें इसे ट्रांसफर करना है, एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है। इस समय अगर जाइगोट है वो, या वो ऐसा एम्ब्रियो है जिसमें लेस देन 8 ब्लास्टोमियर्स हैं या इक्वल टू 8 ब्लास्टोमियर्स हैं, तो इसको हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करें कि यूट्रस में? फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करें। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। लेकिन मान लीजिए किन्हीं कारणों से इस लेवल पर हम नहीं कर पाए, थोड़ा सा डिले हो गया और एम्ब्रियो में ब्लास्टोमियर की संख्या मोर देन 8 सेल हो गई और लेस देन 32 है। अगर एम्ब्रियो है ग्रेटर देन 8 सेल बट लेस देन 32 सेल, तो हमने आपसे कहा कि मोर देन 8 सेल होते होते 8 सेल से अधिक की संख्या होते होते एम्ब्रियो यूट्रस में उतर आता। तो अब अगर हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करें तो कहां करें भाई? फैलोपियन ट्यूब में करें कि यूट्रस में? यूट्रस में करना होगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं आईयूटी। आईयूटी एब्रिविएशन भी हमसे पूछा गया, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो इस तरह से बेटा इस जो ये आईवीएफ हुआ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ, व्हिच इज जनरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, इसमें दो चीजें होती हैं। फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज इन विट्रो इन ए टेस्ट ट्यूब इन साइमुलेटेड कंडीशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है जिसका एम्ब्रियो होता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं यूट्रस में या फैलोपियन ट्यूब में। कहां ट्रांसफर करेंगे इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। कई बार मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 2006 से लेकर 2019 तक यह सवाल 6 बार पूछा गया है कि हम जाइगोट को या एम्ब्रियो को जिसमें लेस देन 8 सेल है फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, इसको बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर जिफ्ट। और अगर एम्ब्रियो में सेल की संख्या 8 से तो अधिक है लेकिन 32 से कम है, लेस देन 32 है, तो ऐसे केस में हम उसको यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। बहुत इंपॉर्टेंट बताइए मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप अपने क्वेश्चन पर आए, इस क्वेश्चन पर आए हम लोग। तो इनका पहला ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट बोथ इन यूट्रस। गलत बात है भाई। अगर पहली बात तो फर्टिलाइजेशन यूट्रस में नहीं होता, फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में एट एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। और अगर कोई चीज लिविंग सिस्टम के अंदर हो रही बेटा तो हम लोग उसको बोलते हैं इन वाइवो, और अगर आउटसाइड द लिविंग सिस्टम लैब में हो रही तो उसको हम लोग बोलते हैं इन विट्रो। तो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट बोथ इन यूट्रस, तो ये ऑप्शन तो भाई नहीं बन रहा। दूसरा ऑप्शन आप देखिए फर्टिलाइजेशन इन विट्रो, यहां तक तो सही जा रहा। फर्टिलाइजेशन इन विट्रो हुआ एंड देन ट्रांसप्लांटेशन इन यूट्रस, बिल्कुल सही बात है, यूट्रस में इसका ट्रांसफर करेंगे। इसलिए बेटा इस क्वेश्चन में आंसर बन रहा है सेकंड। तीसरे ऑप्शन की भी बात करें बेबी ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब, बिल्कुल गलत बात है। फर्टिलाइज्ड एंड डेवलपमेंट एम्ब्रियो इन टेस्ट ट्यूब, यह भी पूरी तरह से गलत है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जनरली हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को, और टेस्ट ट्यूब बेबी में दो बातें हैं, फर्टिलाइजेशन इन विट्रो होता है और उसके बाद हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं
बोलते हैं ईटी, ये भी एब्रिविएशन आपसे पूछा गया। और ईटी बेटा दो प्रकार का, जिफ्ट जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर और आईयूटी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा नीट का। तो क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए, द टेक्निक कॉल्ड गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल्स। कह रहे हैं कि गिफ्ट किन फीमेल्स के लिए रिकमेंडेड है। तो एक्सप्लेन करते हैं कि गिफ्ट क्या है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेन किया इनफर्टिलिटी की एक टेक्निक कि फीमेल के अंदर ऐसी कमी है जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन बेटा देखिए, एक कमी और हो सकती है फीमेल में। ये कोई फीमेल है, इसमें क्या है कि कभी देखो इसमें कभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हम मानते हैं कि इसमें फर्टिलाइजेशन हो सकता है, डॉक्टर्स को ऐसा लग रहा है। अच्छा, इनका यूट्रस भी इतना ठीक ठाक है कि दे कैन होल्ड प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी को होल्ड कर सकती है। यानी इसमें दो पॉजिटिव बातें हैं कि इसमें फर्टिलाइजेशन हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है, और इट कैन होल्ड प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी को होल्ड भी कर सकती है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये दोनों चीजें तो तब होंगी ना जब ओवम होगा, या तो इसमें जो डेट आ रही है, जो मेंस्ट्रुएशन हो रहा है वो एनओवुलेटरी मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। डेट तो आती लेकिन ओवम नहीं बनता, अंडा नहीं बनता, अंडा है ही नहीं इसमें। तो जब ओवम नहीं है तो ऐसी फीमेल को कौन सी ART, कौन सी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें हम। तो इस फीमेल को चाहिए कि अपने किसी रिलेटिव से, इसकी सिस्टर हो, इसकी मदर हो। अच्छा, ये रिलेटिव शब्द मैं क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि अगर इसके रिलेटिव का ओवम होगा या गैमीट होगा तो इसकी बॉडी बहुत आसानी से उसको रिसीव कर लेगी, रिजेक्ट नहीं करेगी। तो इनको चाहिए, इनमें कमी क्या है कि इट कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, ये ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पाती है, ये कमी है, ओवम प्रोड्यूस नहीं होता। तो किसी अपने रिलेटिव से एक ओवम ले लिया जाए। अच्छा, जब ओवुलेशन होता है तो सेकेंडरी oocyte, जिसको कि हम लोग लूजली ओवम बोलते हैं, बेटा कहां आता है ये आता है बॉडी कैविटी में, और वहां से फिम्बरी के द्वारा इसको सक कर लिया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में ये पहुंचता है एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन में। आज के ही लेक्चर में हमने 3 बार इस बात को यूज किया कि फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल है, और फर्टिलाइजेशन होता कहां है भाई, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पर। तो आप बताइए हमको कि अगर हम कहीं से एक ओवम ले आए तो इस फीमेल में उसको हम कहां पर इंसर्ट करें, कहां पर ट्रांसफर करें। वेजाइना में डाल के छोड़ दिया जाए, नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होता वहां पर। सर्विक्स में नहीं, यूट्रस में भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। यानी उस गैमीट को, उस ओवम को जो किसी डोनर से हम इसमें ले आएंगे, फैलोपियन ट्यूब में शिफ्ट करना पड़ेगा, फैलोपियन ट्यूब तक ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ऐसी फीमेल जिसमें ओवम प्रोड्यूस नहीं होता, हम क्या करते हैं भाई, गैमीट ओवम के लिए यूज किया, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी गैमीट को डोनर से लेकर के इस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करें। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए, जब क्वेश्चन कह रहा है कि द टेक्निक कॉल्ड गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल्स। किन फीमेल्स के लिए रिकमेंडेड है, ऐसी फीमेल्स के लिए रिकमेंडेड है बेटा जिसमें ओवम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम। तो आंसर तो इस क्वेश्चन का बन गया फर्स्ट, लेकिन और तीनों ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। हु कैन नॉट रिटेन द फीटस इनसाइड यूट्रस। अब एक फीमेल ऐसी भी हो सकती है कि जिसका यूट्रस इतना वीक हो। अच्छा, इस सेकंड वाले ऑप्शन को देखें तो एक फीमेल बेटा ऐसी है जिसमें ओवम प्रोड्यूस होता है, ओवम बनता है, इसमें कोई कमी नहीं है, फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है,
फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है। लेकिन इस फीमेल में क्या कमी है बेटा कि इनका यूट्रस इतना वीक है कि मिसकैरियज हो जाता है। 1 महीने में 2 महीने में बच्चा गिर जाता है, इंग्लिश में कहें तो मिसकैरियज हो जाता है। एक टर्म और बोले हम आपसे कि नेचुरल एबॉर्शन हो जाता है, अपने आप बच्चा गिर जाता है। यानी इनका यूट्रस इतना ठीक ठाक नहीं है कि ये होल्ड कर सकें प्रेगनेंसी को, कैन नॉट होल्ड प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी को होल्ड नहीं कर सकती। तो अगर ये प्रेगनेंसी को होल्ड नहीं कर सकती तो इसका क्या सोल्यूशन निकालें हम? ऐसे केस में ये अपने किसी रिलेटिव से बात कर लें, वो सरोगेट मदर की तरह काम करे, इनका काम हो जाएगा। बच्चा इनका और इनके हस्बैंड का ही होगा, बस सरोगेट मदर का यूज कर लेंगे। इनके अंदर से एम्ब्रियो को निकाल लिया जाए और सरोगेट मदर में शिफ्ट कर दिया जाए। एम्ब्रियो निकालिए आप यहां से और सरोगेट मदर में शिफ्ट कर दीजिए। अच्छा, एक बात और, सरोगेट मदर में कहां शिफ्टिंग हो, यह मैं पहले बता चुका आपको कि अगर वो जाइगोट की कंडीशन में है या लेस देन 8 सेल है तब तो बेटा हम शिफ्ट कर दें, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कर दें। लेकिन ध्यान देना, इनसे जो है एम्ब्रियो हमने निकाला, अगर वो एम्ब्रियो ग्रेटर देन 8 सेल लेस देन 32 सेल स्टेज में है तो उसको हम आईयूटी कर दें, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कर दें। तो सेकंड ऑप्शन तो ये सरोगेट मदर का हो गया। थर्ड ऑप्शन की बात करें, पहली बात तो ऐसी कोई डिसऑर्डर होता नहीं, लेकिन अगर इतना नैरो होगा पैसेज की स्पर्म को जगह ना मिल पाए तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें, हु कैन नॉट प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, तो ये इसके जस्ट पहले क्वेश्चन में हमने आपसे डिस्कस किया कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम करना पड़ेगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा आपको। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट हो जाएगा, गिफ्ट गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर टेक्निक उन फीमेल्स को रिकमेंडेड होती है जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग, एक और क्वेश्चन देखते हैं नीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन क्या है कि इन केस ऑफ कपल वेयर द मेल इज हैविंग ए लो स्पर्म काउंट, व्हिच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। एक ऐसा कपल जिसमें मेल में स्पर्म काउंट कम है, ये देखना है। और स्पर्म काउंट कम होने को बेटा हम लोग बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया, यानी इसमें जो मेल है वो एक बीमारी से ग्रसित है जिसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। अभी तक जितने बताया क्वेश्चन हमने आपको, ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है लो और लेस स्पर्म काउंट। लो लिख लें, ज्यादा सही रहेगा, लो स्पर्म काउंट, ओलिगोस्पर्मिया, कुछ स्पर्म पाए जा रहे हैं। अच्छा, जब लो स्पर्म काउंट है तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेटा फर्टिलाइजेशन के लिए हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि 2 to 3 ml सीमेन रिलीज होता है सिंगल इजैकुलेशन में ह्यूमन मेल में। तो फॉर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन का, अच्छा, इस 2 to 3 ml सीमेन में 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म होते हैं, काम तो किसी एक का है। और एक चीज हम लोगों ने और पढ़ी थी कि फॉर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन 60% ऑफ देम शो 60% of them show normal shape and size and 40% of them show vigorous motility। तो स्पर्म काउंट अगर कम है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस घट जाएंगे, क्योंकि फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में नष्ट होते हैं स्पर्म्स। लो स्पर्म काउंट है, अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम स्पर्म को डायरेक्ट यूट्रस तक पहुंचा दें, यूट्रस तक पहुंचा दें। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना पड़ेगा हम लोगों को। अच्छा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन 2 प्रकार का। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में सीमेन को हम आर्टिफिशियली विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में पहुंचाते हैं। तो हम इसको वेजाइना तक भी पहुंचा के छोड़ सकते हैं,
और हम इसको यूट्रस तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में अगर हम यूट्रस तक पहुंचाएं तो इसको बोलते हैं आईयूटी, इंट्रा यूटराइन, आईयूआई, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। यह भी किया जा सकता है, यूट्रस तक पहुंचाया जा सकता है, और कभी कभी वेजाइना तक हम इसको छोड़ देते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, अगर ओलिगोस्पर्मिया है तो गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई भाई। गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर में हमने बात किया था, तो इसको तो फीमेल के लिए यूज करते हैं, ऐसी फीमेल के लिए जिसमें ओवम प्रोड्यूस नहीं होता। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसका आंसर बन रहा, कि हम ऐसी फीमेल में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर दें। हालांकि तीसरे ऑप्शन के बारे में अगर हम देखें, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो ये प्रक्रिया हम कब अपनाते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, जब जनरली सुटेबल कंडीशन बनाने के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, तो हम ओवम में, जो कि रियल में सेकेंडरी oocyte है, इसमें साइटोप्लाज्म ओवम के पास होता है, स्पर्म के पास नहीं होता। जेनेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा, इसलिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को हम लोग यूनिपेरेंटल बोलते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस बोलते हैं। और स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया में हमने एक बात पढ़ी है कि साइटोप्लाज्म डेसिकेट हो जाता है, सूख जाता है, और एक बहुत थिन लेयर बना लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैंकिटी। तो इस ओवम या सेकेंडरी oocyte में आर्टिफिशियली हम एक सिंगल स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं, इसको बोलते हैं ICSI। कई बार इस एब्रिविएशन का पूरा नाम पूछा गया है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो भाई ICSI तो इन विट्रो है, लो स्पर्म काउंट है तो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे। और इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर के बारे में हमसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में बात हो चुकी कि इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर हम तब करते हैं जब एम्ब्रियो मोर देन 8 सेल हो, लेस देन 32 सेल हो। इसलिए बेटा इस क्वेश्चन में दूसरा आंसर बन रहा है कि ओलिगोस्पर्मिया के केस में अगर मेल में स्पर्म काउंट कम है तो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे। तो बेटा इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस के द्वारा हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को रिवाइज करने की कोशिश करी। कुछ बातें आपसे करें, 2-4 लाइन और। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आपको डिजीजेज याद रखनी है, और ये देखना है कि डिजीजेस के काजेटिव एजेंट क्या हैं। हालांकि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन काजेटिव एजेंट जरूर आप याद कर लें कि जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं उनके काजेटिव एजेंट क्या हैं। एक लाइन और एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि कौन सी 3 बीमारियां हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं या वेनेरियल डिजीजेज हैं, जिनका ट्रीटमेंट कंप्लीटली पॉसिबल नहीं है। वो आप याद रखिएगा, जेनाइटल हर्पीज है उसमें, हेपेटाइटिस है उसमें, और उसमें एड्स है उसमें। ये बात याद रखिएगा। एमटीपी के बारे में 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि एमटीपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ होती है, और एमटीपी इज नॉट मींट फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। एमटीपी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए नहीं है। और व्हाई एमटीपी? तो अगर एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा हो, या एम्ब्रियो का डेवलप होना मदर की जान के लिए खतरा हो, या मदर और फीटस दोनों की जान का खतरा हो, तब हम लोग बेटा करते हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एक पॉइंट और आपको एमटीपी में बेटा याद रखना पड़ेगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने 1971 में लीगलाइज किया इसको। ये पॉइंट भी क्वेश्चन का बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को रिवाइज करने की कोशिश करी। और बेटा आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमारे जितने भी टीचर्स, हमारे बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही एक्सीलेंट टीचर्स की टीम है, ये जो भी आपको वीडियोस बना के दे रहे हैं,
उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो इतनी आप हेल्प करिए हमारी कि हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपको बेटा।